नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लिट मैथ लैब पर। और आज हमारी है एमआरएस की तीसरी क्लास मैथमेटिक्स टीयर 2 की। केवीएस के लिए भी है ये क्लासेस सारी, ठीक है। क्योंकि मैथ आप देखिए एमआरएस के नाम से मैं चला रहा हूँ क्योंकि पहला पेपर जो होगा पहले वो एमआरएस का होगा और केवीएस का बाद में। लेकिन आप सिलेबस खुद मैच करके देख लीजिएगा, आपको सिलेबस 90% मिलेगा मैच्ड। तो ज़्यादा किस में है? केवीएस में ज़्यादा है। तो हम केवीएस के वो टॉपिक्स भी कवर खुद ही करेंगे, ठीक है। तो केवीएस में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे एक दो टॉपिक्स, तो एमआरएस का भी कवर हो जाएगा। तो आप एमआरएस की क्लास बोल लीजिए, केवीएस की, एनवीएस की, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। ये हमारे सबसे पहले एग्जाम है तो इसलिए हम एमआरएस को टारगेट करके चल रहे हैं कि भाई उससे पहले हमारा कंप्लीट हो जाए। केवीएस का बाद में, तो अगर एमआरएस से पहले कंप्लीट कर लिया तो फिर केवीएस से तो पहले हो ही जाएगा, है ना। तो हम कल पढ़े थे यूनिकनेस तक, ठीक है। हम अब आगे आज उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और आज साथ में हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा क्या है कि स्वास्थ्य जो है सही नहीं है, इस वजह से क्या है कि क्लासेस जो है एक एक घंटे की हो रही हैं, ठीक है। फिर हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे ही एक दो दिन, 3 दिन, 4 दिन या 4-5 क्लासेस के बाद हम स्पीड को अच्छा ले जाएंगे, 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की भी क्लासेस करेंगे, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो। चलो स्टार्ट करें अब क्लास को। बढ़िया बढ़िया सीट बेल्ट बांध लो और बढ़िया अच्छे से एकदम कमर कस लो, कॉपी पानी वानी पी लो। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे क्योंकि आज है ना। चलो आओ देखिए क्या है। सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इंटीग्रल पावर्स। अब इंटीग्रल पावर्स की बात हो रही है। इंटीग्रल पावर्स का मतलब होता है बच्चों की पावर में जो इंटीजर आने चाहिए। इंटीजर क्या होते हैं पिछली क्लास में मैंने बता दिया है, ठीक है। ऐसे नंबर जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, कंप्लीट डिजिट्स होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? इंटीग्रल, इंटीजर्स। तो इंटीग्रल पावर्स, ठीक है, फॉर नॉन जीरो रियल नंबर, है ना। ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है, देखो बच्चों, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए की पावर m प्लस n। तो ये हो ही जाएगा, ठीक है। इसको प्रूव करने की हमको जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमको पता है कि ये होता है, ठीक है। बहुत सारे तरीके करने को, है ना। आपने लिया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर 8। क्यों हो जाता है ऐसा? कि 2 की पावर 3 का मतलब होता है बच्चों कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करना है बीच में एक बार और फिर 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो खुद ही देखो कि जब हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के फिर 5 बार मल्टीप्लाई किया, तो गिन लो कितना हो गया? 2 की पावर 8। ये एक पैटर्न बन गया। मैथमेटिक्स में ज्यादातर फॉर्मूले पैटर्न से बन जाते हैं, है ना। हमने देखा कि एक पैटर्न बनता है। जैसे आपने एपी पढ़ा होगा, हम एपी फिर से पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि एपी में हमने देखा पहला टर्म है ए, दूसरा टर्म के लिए क्या होगा सर? ए प्लस डी। तीसरे टर्म के लिए क्या होगा? ए प्लस 2d। फिर इसमें डी और ऐड कर दो, ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d, ऐसे चलता चला जाता है। अब ये जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। अब हमने देखा फर्स्ट टर्म में डी है नहीं, सेकंड टर्म में 1d लिखा है, थर्ड टर्म में 2d लिखा हुआ है, फोर्थ में 4d नहीं है बच्चों, 4 में 3d है, और फिफ्थ में 5d नहीं है, 4d, मतलब एक कम है। तो हमने पैटर्न से ही ये फॉर्मूला बनाया बच्चों, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब nth टर्म पे जाएंगे तो n माइनस वन करो, एक कम करो, क्योंकि 5 के लिए 4 मिल रहा था, 4 के लिए 3 मिल रहा था, a तो हर जगह कॉमन ही था और d से मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। तो ये पैटर्न से फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला पैटर्न से आया है। तो इसी तरीके से पैटर्न बनते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे कई सारे पैटर्न हर रियल नंबर के लिए आप देखोगे कि फॉलो कर रहा होगा ये। आप ऐसा कोई भी मुझे काउंटर एग्जांपल लाके नहीं दे सकते हो। काउंटर एग्जांपल का मतलब होता है कोई एक ऐसा नंबर लाके दे दो, कोई एक ऐसी चीज लाके मुझे दे दो जिसपे ये अप्लाई नहीं होती हो, ठीक है, जहां पे ये फॉलो नहीं होता हो। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो ना करता हो। तो हमने पैटर्न देखा, सीधी सी बात है। तो अगर हमको ये पता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए को m बार मल्टीप्लाई करना है, फिर a को n बार मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल a को m प्लस n बार ही तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी हो जाती पहली। अभी अपॉन में आ गई, a की पावर m अपॉन a की पावर n। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या होता था? एडिशन। तो अब घटेगा ना, अब घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि अगर 2 की पावर 5 लिखा है और इसके अपॉन में 2 की पावर 3 लिखा है सर, इसका मतलब हुआ कि 2 की पावर 5 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इस वाली प्रॉपर्टी से, इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 2 की पावर 2। ये 2 आ गया, कहां से आया? 5 माइनस 3, ठीक है। हम हर बार ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्यों हर बार अपने आप को टफ बनाएं, है ना। जब हमको कुछ प्रॉपर्टीज फॉर्मूले बनते हैं ना, ये तो बच्चों हर मैथमेटिक्स में जाते हैं तो उसको हम टूल्स कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला और ये सब तो ठीक है, टूल्स कहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसका काम जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है चीज? तो काम कैसे बढ़ जाता है इसका कि भाई हम हर चीज को ना फॉर्मूला टूल्स की तरह यूज करते हैं। जितने ज्यादा हम टूल्स यूज करेंगे मैथमेटिक्स में, उतनी ज्यादा इजी होगी चीजें हमें समझने में, उतना ज्यादा मैथ्स हमको इजी लगेगा, इंटरेस्टिंग बनेगा और हमारे लिए आसानी होगी, ठीक है। मैथ्स के लिए जब खुद ही इतना टफ है ना, टफ इन द सेंस कि मैथ्स की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं,
ठीक है, मैथ्स ने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है, खासतौर से हायर मैथमेटिक्स ने, वो प्रॉब्लम कोई और सॉल्व ही नहीं कर सकता था। आपको पता है ना कि जब न्यूटन न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा, ठीक है, ये एप्पल है, हंसना मत, ये एप्पल है, एप्पल गिरा जब न्यूटन के सिर पे, तो क्या हुआ कि उनको ग्रेविटी का पता चला, ठीक है। अब ग्रेविटी के लिए वो बोले कि हमको ग्रेविटी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, ग्रेविटी का कुछ ऐसा बता दो कि ग्रेविटी का हम लिख दे भैया कि हाँ इस तरीके से हर जगह डिफाइन करना है ना। हर बार वो एप्पल से तो दिखाएंगे नहीं कि मास ये वो, तो उनको फॉर्मूला चाहिए था। क्या चाहिए था? फॉर्मूला चाहिए था उनको, न्यूटन को। तो जब न्यूटन को फॉर्मूला चाहिए था तो मिल नहीं रहा था, तो वो कुछ मैथमेटिशियंस के पास गए कि भैया ऐसी कोई मैथमेटिक्स दो मुझे जिससे मैं ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला बना पाऊं, है ना, कि भाई एम मास का कितना फर्क पड़ता है ना, मास का फर्क पड़ता है, एरिया का फर्क पड़ता है, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स का फर्क पड़ता है ना। तो इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है, तो इसमें कैसे एक फॉर्मूले में लिख दूं जो हर चीज़ पे अप्लाई हो, कि अगर आपने एक लोहे की बॉल फेंकी है नीचे तो उसको जाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, और एक कागज यानी पेपर की बॉल बनाई ऐसे ना, पन्ना फाड़ा एक अपने कॉपी का और उसकी बॉल बनाई, उस वो थोड़ा लेट नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो इसको डिफाइन करना है, तो दोनों के मास अलग थे दोनों, तो उसको मैं कैसे जस्टिफाई कर दूं? तो मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ था ही नहीं अवेलेबल, तो उन्होंने ना खुद के लिए खुद की मैथमेटिक्स बना ली, और वहां से फिर कैलकुलस की शुरुआत हुई। मतलब सोचो, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशियल की शुरुआत उन्होंने की थी, ठीक है। करने के लिए डिफरेंशिएशन अलग अलग ना, स्लोप कोई निकाल देता था, बेबीलोनियन जो पीरियड था, इजिप्शियन जो पीरियड था, उस टाइम पे भी ये सब करते थे, ग्रीक लोग करते थे, लेकिन वो कभी भी उसको डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन एक जनरल फॉर्मूला के फॉर्म में कभी नहीं कर पाए। तो उनके बाद फिर आए हमारे कौन, न्यूटन भाई ने बोला कि मेथड ऑफ फ्लक्सियंस एंड फ्लुएंट्स करके एक उन्होंने मेथड निकाली, है ना। फ्लक्सियंस को, मेथड ऑफ फ्लक्सियंस को कहते थे हम डिफरेंशिएशन, और मेथड ऑफ फ्लुएंट्स को कहते थे इंटीग्रेशन। फिर आए लेबनीज भाई, तो लेबनीज भाई आए, तो लेबनीज भाई ने बोला कि भैया जो मेथड ऑफ ये है इसका नाम डिफरेंशिएशन है, और उन्होंने नोटेशन दिया डी वाई बाई डी एक्स, जो लिखता नहीं डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन का साइन, वो किसने दिया? लेबनीज ने दिया। और उन्होंने ही डी वाई बाई इंटीग्रेशन का जो साइन होता सांप, है ना, ऐसा सांप वाला साइन, वो दिया। तो फिर उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। लेबनीज के बाद इतना सब कुछ चेंज हो गया कि आज हम रॉकेट बना लिए हैं, ऊपर सैटेलाइट्स हैं, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। और देखो होता क्या ना कि हम जिस चीज़ के साथ पैदा होते हैं वो चीज़ हमको आसान लगती है, ठीक है। हमारे पास फोन है, हम लगाते हैं फोन, तो हमको वो चीज़ उतनी फैसिनेट नहीं करती, उतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगती कि भैया हाँ नॉर्मल सी चीज़ है, फोन है, ये है। अभी जो बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, जेन अल्फा जेन जीज जो हैं, वो क्या रहते हैं, उनमें और ज़्यादा कि वो एआई से जब बहुत ज़्यादा जो है तो जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनको वो चीज़ छोटी लगती है कि भाई हाँ ठीक तो है, ये कोई बड़ी बात थोड़ा ना, मैंने प्रॉम्प्ट दिया, मैंने उसको ऐसा बोला चैट जीपीटी को, उसने ऐसा कर दिया। लेकिन जो पुराने जनरेशन के, खुद सोचो उनके लिए कितनी फैसिनेटिंग बात है कि जो चीज़ मैं 2014 में पीपीटी इतनी लंबी लंबी बनाता था, है ना, आज की डेट में इतना अच्छा एआई है, ये कर्सर करके के आई है जो कोड्स लिख देता है, ये बहुत अच्छे अच्छे आई हैं। तो इतने अच्छे अच्छे आई हैं कि भाई जिस काम को करने के लिए सोचो इतना टाइम लगता था, मतलब पहले आप उन चीज़ों को सीखो, है ना, आप पहले कोडिंग सीखो, फिर कोड लिखो, उसमें भी कोड लिखने में भी आपको पता नहीं कौन सा कोड कहाँ क्या लिखना, पूरा लंबा सा लिखो और फिर कोड रन होता था। आज की डेट में आपको कोडिंग सीखना ही नहीं, सीधा जाके आप बोलो कर्सर को कि भाई मुझे एक कोड बना दो, मुझे ये काम करना है, और वो कोड बन जाता है। तो वो चीज़ उनके लिए उतनी फैसिनेटिंग नहीं लगती, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है कि भाई कितनी बड़ी चीज़ है भाई, 2014-15 में तो मैं ऐसे घूमता रहता था और अब देखो कितना आसान कर दिया काम, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो हम लोगों को ये लगता है कि हर चीज़ जो है ना, जो मोबाइल चल रहा है ये आसान है, कोई मतलब बड़ी चीज़ थोड़ा ना, फ़ोन बात होता है हर जगह होता है, ये तो बहुत सी नॉर्मल चीज़ है, गाँव गाँव में यूज़ होता है। लेकिन आप खुद देखो, सोचो कि जब वो पहले बना होगा कितनी बड़ी बात रही होगी कि भाई आप जो है तो यहाँ से बात कर रहे हो, ठीक है, अब यहाँ से आप बात कर रहे हो तो यहाँ से वाइब्रेशन, है ना, मुंह से क्या निकल रहे हैं, जो निकल रहे हैं वाइब्रेशंस, वो क्या होते हैं, कान के पर्दे पे जाके पड़ते हैं, टप 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 तबले की तरह। अब वो जब कान के पर्दे पड़ते हैं तो ब्रेन उसको डिकोड करता है, क्योंकि हमको ब्रेन को वो लैंग्वेज आती है, तो वो ब्रेन डिकोड करता है कि भाई ऐसा ऐसा ड्रम पैटर्न पड़ा है आपके कानों पे। अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो आपको पूरा समझ में आ रहा है, क्योंकि हिंदी आपका ब्रेन जानता है। अब मैं जैपनीज बोल दूँ उमा एवा मा शिंदेरू, तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है डिकोड नहीं कर पा रहा। जिनने बहुत ज़्यादा एनिमे देख रखा उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बाकी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ब्रेन डिकोड नहीं कर पा रहा। ऐसा तो है नहीं कि वाइब्रेशन आपके कानों पे पड़े नहीं, है ना, कान के पर्दे पे पड़े बट आपको डिकोड नहीं कर पाया ब्रेन, ठीक है। तो अब ये चीज सोचो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वाइब्रेशन थे, जो यहाँ पे वाइब्रेशन थे, जो आपके माइक पे रहते हैं, वो माइक पे पड़ते हैं ना कि कान के पर्दे पे, और वहां जाके वो बजते हैं वाइब्रेशन, सेम वाइब्रेशन। तो उसके लिए कोई कोड होता होगा, है ना, कि उसको हमने एनालॉग सिग्नल से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग में बदला, फिर एनालॉग से डिजिटल में बदला, डिमोलेटर मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर वाला काम करते हैं। क्लियर है ये चीज? तो कितना फैसिनेटिंग है कि मैं यहाँ बैठा हूँ खड़ा हूँ, मेरे को तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ये चीज़ की। बताओ कितनी बड़ी चीज़ है कि मैं यहाँ बैठ के कुछ बोल रहा हूँ और ये चीज़ किसी और को सुनाई दे रही है, रिकॉर्ड हो रही है, एकदम सेम टाइम में सेम सेकंड में बात वहाँ पहुँच रही है, डिले भी नहीं हो रहा, बफर भी नहीं हो रहा, कुछ भी।
तो ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट लगते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई, ये सब चीज़ें ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से ही पॉसिबल हुई है। हमारे लिए लगता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहाँ काम आता है, बट बहुत ज़्यादा वास्ट है वो। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, इतने बड़े बड़े इंफ्रा बनाना, है ना, ये सारी चीज़ें करना, कंप्यूटर में जो है प्रोग्राम बनाना, ये सब ऐसा नहीं है कि हमको लगता है कि बस कंप्यूटर तो कंप्यूटर से बना हुआ है, उसमें सिर्फ कोड्स और बाइनरी डिजिट्स लगते हैं, चिप्स लगती है, सेमीकंडक्टर्स लगते हैं। ऐसा नहीं है। जो ऐप्स बनते हुए हैं वो सब जो फॉलो कर रहे होते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा थ्योरी, फिजिक्स, मैथ सब कुछ लगता है। और आप खुद सोचे कि जो केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा लगती है, सेमीकंडक्टर्स हैं कैसे क्या काम करेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ होती है कि भाई बहुत ज़्यादा नॉलेज लगता है। तो लेबनीज जब आए तो वो इतना सब किया। अब मैं ये सब इतना सारा बात बताया आपको, क्यों बताया, इतना सिर्फ इसलिए बताया कि आप ये समझे कि आप जितने ज़्यादा टूल्स अपने दिमाग में रखेंगे, जितने ज़्यादा टूल्स आपको याद रहेंगे, जितनी ज़्यादा आइडेंटिटीज, जितने ज़्यादा फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, आपको उतनी ज़्यादा आसान बनेगी मैथ्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं हम, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है कि अगर है ही नहीं टूल्स हमारे पास तो हम कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी कि चलो हम बिना टूल के पहुंच भी जाएंगे वहां तक, लेकिन पहुंचेंगे तो दिक्कत होगी, है ना। तो इसलिए हम ये हर बार नहीं करेंगे कि भाई हम ये कर रहे हैं। हमने फॉर्मूला बना लिया कि अगर 5/3 है, बेस दोनों जगह सेम है, ये 2 है, ये 2 है, तो 5 - 3 कर दो, 2 की पावर 2 आनी है। कैसे आनी, बार बार हम करके थोड़ा ना बताएंगे। अब हमको हर बार 2 थोड़ा ना रहेगा, छोटा नंबर है 2, है ना। कभी दे दिया x⁵ या लिख दिया x⁻m+1 अपॉन x⁻p-1। तो अब इसमें करना है तो क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x⁻m+1 - p+1 ऐसे करके। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, क्यों काम आनी है इसलिए भी, ठीक है, क्यों जरूरी है इसलिए भी, क्योंकि यही छोटी मोटी चीज़ें जो होती है आगे जाके हेल्प करती है, इसी से क्वेश्चन होते हैं। अब ये चीज़ लिखी है, a की पावर m हो और पूरे की पावर n हो, मतलब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये भी मैं प्रूव करा सकता हूँ। कोई भी नंबर ले लो, हर रियल नंबर के लिए ये लागू, m की वैल्यू भी कुछ ले लो, n की ले लो और कर करके देख लो, पहले इसकी वैल्यू निकाल लो और इसकी निकालो, दोनों की हमेशा सेम आएंगी। किसी की भी पावर 0 हो उसको हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। किसी की भी मतलब रियल नंबर्स के ना, आप इन्फिनिटी की पावर 0 रख दोगे और बोलो कि सर आपने बोला था किसी की भी, किसी की भी का मतलब है रियल नंबर्स। क्लियर है। फिर है a की पावर -m, अगर माइनस है, नेगेटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/a की पावर m ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं प्रूव करा सकता हूँ। a की पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ, चलो इसको भी प्रूव फिर रहने दो। ठीक है, इसको a की पावर 0 रख के लिख सकते हैं, 0 - m लिख देता हूँ यार। चलो, हमको दोनों तरफ से करते आना चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर 0 - m, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ। और जब माइनस लगा है तो इसका मतलब क्या होगा, a की पावर 0 और माइनस उल्टा भी आना चाहिए, है ना। अगर ये लिखा है तो हम उसको ये भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। ये नहीं कि ये लिखा है तो ये ना, ये लिखा तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो ये लिख दे 0 - m। अब 0 - मैंने को क्या लिख सकता हूँ, a/0, a की पावर 0 अपॉन a की पावर m ऐसा लिख सकता हूँ। और a की पावर 0 कितना होता है, 1 अपॉन a की पावर m, ये ऐसे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और बस इतनी है ना। ठीक है, 6 वाला पॉइंट छूटा हुआ है, देखते हैं कहीं मिलेगा तो। वैसे तो मुझे नहीं याद आ रहा एक्सपोनेंट का, अगर कहीं दिख गया तो समझे। अब देखो रेशनल एक्सपोनेंट्स की बात आती है। रेशनल मतलब जो पी वाई क्यू के फॉर्म में, इंटीग्रल नहीं है, इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि a की पावर 1/n nth रूट ऑफ a कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी की भी पावर अगर हम 1 करके लिखते हैं, जो भी लिखा होता है, ये कहलाता है nth रूट। ये क्या कहलाएगा, nth रूट। ठीक है, अच्छा, आपको लगता है कि ये जो होता है √2 लिखते हैं, इसको सिर्फ √2 बोल देते हैं। बेसिकली बच्चों ये लिखा होता है 2 की पावर 1/2, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट कहते हैं इसलिए स्क्वायर रूट, है ना। अगर लिखा है इस तरह लिखा रहता है, देखो बुक में ऐसा मिलेगा, 2 लिखा है, यहाँ लिखा है 3, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/3। और 1/3 का मतलब कितना होता है बच्चों, क्यूब रूट। ठीक है, तो इसका नाम स्क्वायर है, इसका क्यूब है, लिनियर भी हो जाएगा चलो। लेकिन उसके बाद फिर अगर आगे बढ़ेंगे, n है, 5 है, तो क्या लिखेंगे, 5th रूट ऑफ यूनिटी, है ना। तो इसी तरीके से जब n पहुंचेंगे तो क्या होगा, nth रूट ऑफ यूनिटी, सॉरी यूनिटी नहीं, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में पहुंच गया था धोखे से, मेरे शब्दों को क्षमा करे, सर्दी भी हो गई है थोड़ा, इस वजह से क्या होता है, बीच बीच में सांस फूल जाती है बोलते बोलते, नाक बंद है, कफ भरा हुआ है, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। चलो, a की पावर m/n, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, nth रूट ऑफ a की पावर m, मतलब लिखा a की पावर m अपॉन n है, a की पावर m अपॉन n है ऐसा। तो हमको 1/n चाहिए केवल, है ना, जो n होता है उसके ऊपर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a की पावर m और इसकी पावर 1/n, तो इसको हम क्या लिख देंगे कि 1/nth रूट ऑफ a टू द पावर m। क्लियर है चीज, ठीक है।
एग्जाम्पल देखा रखा है, देखो 16 की पावर 3/4 है, इसको सॉल्व कर लोगे 8 आ जाएगा। अब इस पर देखो ये साइन ऐसे बना रखे हैं क्योंकि इसमें जो है फॉर्मूले डालने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। 16 की पावर 3/4, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, इतना तो आता है, इतना तो हमने पढ़ लिया है। पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। आ गया मजा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेशनल एक्सपोनेंट्स। अब इसके बाद आता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन एक अलग तरीके से मैं बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन की भाई नीचे जो चीज़ होती है, अगर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी लिखा हुआ है तो a माइनस बी की जगह आप इसमें क्या करो, इनटू कर दो, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर भी करो और नीचे भी करो, है ना। और अगर नीचे प्लस है तो इसका साइन चेंज कर दो, ऊपर भी ये और नीचे भी है। अगर 1a अपॉन रूट बी है तो रूट बी का यहां मल्टीप्लाई कर दो और रूट बी का यहां मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से हम रेशनलाइजेशन कुछ पढ़ते हैं, लेकिन आप देखो हो क्या रहा है ना। आप समझोगे तो आपको और अच्छा मजा आएगा। देखो बेसिकली मैं 1 को ना हजारों तरीकों से लिख सकता हूँ, मैं 0 को हजारों तरीके से लिख सकता हूँ। मैं कुल मिला के ये बताना चाहता हूँ बच्चों, देखो देयर आर इनफाइनाइट मैनी वेज टू राइट अ नंबर। किसी भी एक नंबर को लिखने के अनगिनत तरीके। कैसे अनगिनत तरीके? कैसे अनगिनत तरीके? ऐसे कि अगर मेरे को लिखना है 1, है ना, जैसे मेरे को लिखना है 20 लिखना है मुझे, तो मैं इसको 21 - 1 भी लिख सकता हूँ, 19 + 1 भी लिख सकता हूँ, है ना, 40/2 भी लिख सकता हूँ, है ना, 200/10 भी लिख सकता हूँ। अब कितने तरीके हैं बताओ, ऐसे चलते चले जाओ, है ना, 26 - 6 ऐसे करके बहुत सारे नंबर लिख सकता हूँ। हर हर नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन मैं चूज उस नंबर को करूंगा जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, जो मेरे को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और वो नंबर हमको कैसे समझ में आता है? क्वेश्चन को देख के। हर क्वेश्चन के लिए वो चीज वेरी करती है। अब मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ ये सब बता के, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली रेशनलाइजेशन जो करना होता है, परिमेयीकरण कहते हैं, रेशनलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है? इट इज बेसिकली मल्टीप्लाइंग समथिंग, मल्टीप्लाइंग बाई 1। हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। तो देखो a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, ये अपॉन में है, ये बेसिकली आपस में कैंसिल आउट होकर क्या होंगे? 1 हो जाएंगे। तो मैं किसी चीज में 1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, आंसर तो वही रहेगा। तो ये नंबर लिखा था, ये नंबर लिखा था मेरे पास, मैंने इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 1 का। लेकिन 1 को मैंने चूज क्या किया यहाँ पे? a प्लस बी अपॉन a प्लस बी। क्यों चूज किया? चूज इसलिए किया क्योंकि मेरे को एक कमी पता है। क्या कमी पता है? कि अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा तो इसकी वैल्यू होती है a² - b²। इस आइडेंटिटी का हम फायदा उठाते हैं। क्या उठाते हैं? इसकी मजबूरी का हम फायदा उठाते हैं। तो इसकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए अगर यहाँ माइनस है तो हमको यहाँ प्लस चाहिए, और अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर भी प्लस लगा दो। आ रही बात समझ में? यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस चाहिए, तब तो ये आइडेंटिटी कंप्लीट होगी, तो ऊपर भी माइनस कर दो। ये भी मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी देखो मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया है, आपस में रूट बी से रूट बी कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमको डिजायर्ड आंसर, जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में हो, कुछ और भी हो सकता है, हो सकता है बी अपॉन ए माइनस बी हो, तो फिर हम a माइनस बी डिनोमिनेटर को देखेंगे और यहाँ सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और रेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो अपॉन में है ना, हम अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर में जो है रूट वाले नंबर्स नहीं रखते, तो फिर हम क्या कर देते हैं? उसको रेशनलाइज करके सही तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा? मल्टीप्लाई बाई, हाँ, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई अ सुटेबल एक्सप्रेशन सो दैट द डिनोमिनेटर बिकम्स रेशनल। तो उसको रेशनल बनाने के लिए ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए। और रूट अगर डायरेक्ट दिया है तो रूट बी मल्टीप्लाई होकर बी हो जाएगा, तो वो रेशनल बन जाएगा, तो इसलिए इसको हटाने के लिए डिनोमिनेटर को। तो ये कहलाता है रेशनलाइजेशन, मतलब नंबर को रेशनल बनाना। तो हम बेसिकली हमारे पास टारगेट किसका रहता है? डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को हम क्या बनाते हैं? रेशनल बनाते हैं, इसलिए इस मेथड को कहते हैं रेशनलाइजेशन। अब आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या कहता है कि अगर हमारे पास तीन वो हैं, ए बी क्यू और आर, आर हमारा क्या कहलाता है? रिमाइंडर, ठीक है। अब वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं, ये आपने यहां पे किसी नंबर को a इक्वल्स टू, ठीक है, a यहां पे आएगा, b कोशेंट, और यहां पे बचेगा r, सही है, ठीक है। तो a को हम क्या कहते हैं बच्चों? ये b कहलाता हमारा डिवाइजर, डिवाइजर जिससे हम भाग देते हैं। डिवाइजर को हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। ये कहलाता है डिविडेंड। क्या कहलाता है? डिविडेंड। डिविडेंड को क्या कहते हैं? भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। क्यू फॉर होता है कोशेंट। कोशेंट को क्या कहते हैं? कोशेंट को हम कहते हैं भागफल। कौन सा फल?
नारियल का फल नहीं बच्चों, भागफल, भागफल। और आर यानी होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को क्या कहते हैं हिंदी में, मैं बताऊंगा, मैं, शेष फल। ठीक है, अब देखो ये क्या थ्योरम कहती है, डिवीजन लेम्मा। अच्छा, लेम्मा क्या होता है? लेम्मा मतलब ये होता है कि जो दूसरी थ्योरम्स को प्रूव करने में हेल्प करे उसको हम कहते हैं लेम्मा। ठीक है, अब अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इस पे कि थ्योरम क्या होती है, थ्योरम क्या होती है सर, है ना, और कोरोलरी क्या होती है ना, एक्सियम्स क्या होते हैं, और लेम्मा क्या होती है, क्या डिफरेंस है इन सब में। ठीक है, लेम्मा ऐसी छोटी सी चीज होती है कि कोई छोटी सी बहुत ही मतलब एकदम जिसको कहते हैं हम कि क्या बोलना चाहिए, कॉमन सेंस, है ना, बहुत ही छोटी सी चीज है जो जिसके, अब जैसे मैंने बोला ना कि एक थ्योरम प्रूफ करनी तो उसमें छोटे छोटे लेम्मा लग रहे हैं, मतलब इस लेम्मा को यूज करके, इस लेम्मा को यूज करके एक बड़ी थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं बड़े आस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये लेम्मा जो होती है वो छोटी चीजें कहलाती है, छोटी थ्योरम्स कह लो, ऐसा कह लो। ठीक है, अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ये होती है इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। आपको ये पता है, आपको ये पता, आप यूज करते हो। ठीक है, कैसे यूज करते हो, जैसे मैंने बोला कि 7 को 2 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, है ना। तो अब ये 7/2 मतलब क्या हुआ कि हमारा जो डिविडेंट है वो कितना है, 7 है। डिविडेंट क्या है, 7 है, डिविडेंट। और जो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वो कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे। अब देखो खेल देखना। ठीक है, 7 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो जाएगा ये कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, बचेगा 6 और इधर आएगा 1। ठीक है, अब हमारे काम का ये 6 नहीं होता जितने टाइम्स था, हमारे काम का ये 2, ये 7, ये 3 और ये 1। ठीक है, अब देखो इसको थ्योरम के हिसाब से कहता है ये कि डिविडेंड इक्वल्स टू, यानी ए इक्वल्स टू, ये क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू बी क्यू, मतलब 2 × 3 बी क्यू प्लस आर, रिमाइंडर कितना है 1, करके देख लो, 3 × 2 = 6, 6 + 1 7, ये देखो आ गया, आ गया ना। तो ये होती है हमारी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो ये हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, किस किस काम में हेल्प आती है इसमें, फाइंडिंग एचसीएफ, एचसीएफ निकालने के काम में आती है। ठीक है, यूक्लिड्स एल्गोरिदम के काम में आती है, और तीसरे नंबर पे आती है नंबर थ्योरी प्रूफ्स में आती है काम में। ठीक है, तो ये बहुत सारे काम में आता है, अगर कॉन्ग्रुएंसी होगा तो कॉन्ग्रुएंसी में भी काम आता है। क्लियर है ये चीज़, चलो फिर आता है यूक्लिड्स एल्गोरिदम एचसीएफ मेथड। यूक्लिड्स की एल्गोरिदम जो होती है उसका एचसीएफ मेथड। ठीक है, तो इस पे जो लिखा है, यूक्लिड्स एल्गोरिदम इज अ सिस्टमैटिक मेथड टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी भी कहते हैं इसको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं, ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। डिवीजन लेम्मा ये दी हुई है, स्टेप्स ऑफ डिवाइड द लार्जर नंबर। ठीक है, ये पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, मैं तुमको समझा देता हूँ कैसे होता है। देखो, अगर हमारे पास कोई नंबर है, क्या नहीं दिया, मेरे को बोल रहे कि 36 और 48, इसका क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। ठीक है, क्या करो, 36 और, एक सेकंड है ना ये, हाँ, 36 और 48 का क्या करो, एचसीएफ निकालो। तो हम क्या करेंगे, छोटे नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, 48 को, कितने टाइम्स गया, 1 टाइम्स, कितना बचा, 2 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चे की लोगे जहाँ, 36 हुआ, कितना बचेगा, 12। ठीक है, अब 12 जो बचा, 12 को यहीं रहने दो, इसको उठा के यहाँ रख दो, 36 कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, कितने हो जाएगा, 36। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 बचा तो जो लास्ट लास्ट डिवाइजर, क्या लिखूंगा मैं इसको, लास्ट डिवाइजर, लास्ट डिवाइजर विल बी एचसीएफ और जीसीडी। ठीक है, इस तरीके से आप बड़े बड़े नंबर को भी करते जा सकते हो, और मतलब ठीक है, आपने क्या किया, जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करोगे बड़े को, ऑब्वियसली 48 को 36 करोगे तो एक बार भी नहीं जाएगा, है ना, ठेंगा। तो 36 को करोगे, 48 को करोगे 36 से डिवाइड, एक टाइम गया, ये हुआ। अब जो बचा ना, फिर इसको उठा के यहाँ रखोगे, अगर सपोज दैट यहाँ पे कुछ बनता बचता तो उसको तो यहीं रहने देते, इस 12 को उठा के मैं यहाँ रखता। ठीक है, फिर जो बचता वो यहीं पे रहता, ये वाला नंबर उठ के यहाँ चला जाता। ठीक है, और जब तक 0 ना आ जाए, जब तक 0 ना आ जाए रिमाइंडर, तब तक ऐसा करते रहेंगे, और जैसे ही रिमाइंडर मुझे 0 मिलेगा, मुझे समझ में आएगा कि जो लास्ट डिवाइजर था, जो लास्ट टाइम डिवाइड किया जिससे मैंने, वही क्या बन जाएगा, हमारा एचसीएफ और जीसीडी बन जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और है 36 और 48 का 12 है, करके देख लो। 36 को आप क्या लिखोगे, 12 × 3, 48 को क्या लिखोगे, 12 × 4, क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 12। क्लियर है ये चीज, ठीक है। चलो, एचसीएफ एलसीएम तो हम आराम से अलग से भी पढ़ने हैं हमको। अब आती है बात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, दिस फैक्टराइजेशन इज,
दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर ऑफ प्राइम्स, एग्जांपल दिस, ठीक है। अब देखो इसको कहते हैं यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इज द की कॉन्सेप्ट, नहीं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है कि आपके पास जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उन सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स को आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास 12 है, प्राइम है कि कंपोजिट है, कंपोजिट है, तो इसको मैं प्राइम फैक्टर में लिख सकता हूं। देखो अब 12 को मैं लिख तो सकता हूं 4 इंटू 3, क्या दिक्कत है सर, है ना। 16 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 4, लेकिन ये फैक्टर्स ही तो है, लेकिन ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है, इनको मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूं, है ना। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3, अब इसके आगे मैं इनको ब्रेक कर सकता हूं क्या, नहीं। तो ये कहलाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसमें सबके सब क्या है, प्राइम है। ये फैक्टराइजेशन है, बट इसमें एक नंबर कंपोजिट है, एक प्राइम है। तो जब तक हम तोड़ते चले जाओ, जब तक प्राइम मिल जाएंगे, प्राइम को तो तोड़ ही नहीं पाओगे, तो प्राइम तक जाओ, और जब सारे नंबर प्राइम मिले तो उसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये प्राइमरी 4 इंटू 4 फैक्टराइजेशन है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि 4 को, इस 4 को मैं फर्दर तोड़ के 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, और इस 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, और ये है 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये यूनिक होता है, ठीक है। क्यों यूनिक होता है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, है ना। अब आप लिखो कि 16 का ये है सर, और ये लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3, आप बोलो नहीं इसका दूसरा है सर, यूनिक कैसे, लो मैं 12 का ये लिख दिया, नहीं, ठीक है। ये ऑर्डर क्या कर दिया आपने, ऑर्डर चेंज कर दिया बस। अगर ऑर्डर को हम ना देखें, ऑर्डर को हम ना देखें, ऑर्डर को हम ना देखें, तो क्या होगा, ये सारे सारे फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, और इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और है भी, है ना, फंडामेंटल चीज है, बहुत ही बेसिक सी चीज है, फंडामेंटल है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, एक्सपेंशन कैसे होता है, लेट x इक्वल्स टू p बाई q इन लोएस्ट फॉर्म इफ q कंटेन्स ओनली 2 and 5 प्राइम आफ्टर टर्मिनेटिंग डेसिमल, if q contains any prime other than 2 and 5 नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ये कल की क्लास में मैंने आपको समझा दिया था कि रेशनल नंबर को एक्सपैंड कैसे करते हैं, ठीक है। आपके पास अगर नंबर दिया तो आपको बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है, तो रेशनल की डेफिनेशन ये समझाई थी, और उसमें साथ में ये भी बता दिया था 2 और 5 के अलावा जैसे ही तीसरे की किसी की एंट्री होती है, कोई भी बदमाश वहां घुसता है, तो वो नंबर क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो केस बनते हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये नहीं कि नॉन टर्मिनेटिंग है सर तो सीधा सीधा इरेशनल लिख दो, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो केस बनते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, ऐसे करके। तो उन दोनों में से एक रेशनल होता है और एक इरेशनल होता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चंस, चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इफ p by q is in the lowest form and its decimal expansion terminates after 7 places, then the denominator q must be of the form, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन में लेके आया, देखो ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। p by q है शायद AMRS का, ठीक है, थोड़ा सा बैठ जाता हूं समझाने के लिए। अब देखो मेरे को नहीं दिख रहा, आप क्या देखोगे, चलो हा। अब देखो क्या कहता है कि p बाई क्यू अगर लोएस्ट फॉर्म में है अपने, है ना, मतलब p बाई क्यू लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है बच्चों कि इसके बाद ये कैंसिल आउट और नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि आप इसके बाद भी काट के कुछ नया नंबर ला दो, लोएस्ट फॉर्म में p बाई क्यू, ठीक है। एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 7 प्लेसेस, मतलब डेसिमल मतलब कि इसको जब हम डेसिमल करते हैं, मतलब इसको डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में नंबर आएगा, तो वो नंबर आता है सपोज दैट a पॉइंट, देखो कुछ भी टच नहीं किया, a पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्या 7, इतने बार क्या हो जाता है, ये टर्मिनेट हो जाता है, इसके बाद फिर वो रुक जाता है, इसके बाद फिर कोई डेसिमल के बाद नंबर नहीं आता है। देन द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है q मस्ट बी ऑफ द फॉर्म। अब हमको क्या पता है, हमने बताया कि अगर टर्मिनेट कर रहा है तो वो 2 इंटू किस फॉर्म में होगा, पिछली क्लास से पढ़ा था बच्चों, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म का होगा। तो टर्मिनेट हो रहा है मतलब रेशनल नंबर है, तो ये तो होना पड़ेगा, ये तो होना पड़ेगा। लेकिन इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है, 2 की पावर 7, इसको देख लेना, 2 की पावर 7 है ना, 5 की पावर 7 और 2 की पावर m इंटू, हाँ मतलब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर मैक्स mn, मैक्स ऑफ mn इक्वल्स टू 7 और 10 की पावर 7। अब देखो ये जा रहा है यहां तक 7 तक, तो ये 7 तक जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि या तो 2 की पावर भी 7 हो सकता है तो भी ये 7 तक डिजिट तक जाएगा, अगर ऐसा कोई नंबर है तो भी ये 7 डिजिट तक जाएगा, और अगर ऐसा कोई नंबर है तो भी ये 7 डिजिट तक जाएगा, ठीक है। लेकिन इनमें से दोनों, अब ये ऑप्शन भी ए सही, ऑप्शन ए भी सही हो बी भी सही हो ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ए ऑप्शन पे टिक करता हूं बच्चों तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बी ऑप्शन गलत है, और मैं बी पे टिक कर रहा हूं तो इसका मतलब ए गलत है। तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी हो सकता है बच्चों कि अगर मैं 2 की पावर 7 है और दूसरी 5 की पावर 0 है तो भी ये
7 डिजिट तक जाएगा। अगर 2 की पावर 7 है और 5 की पावर 1 है तो भी ये कहां तक जाएगा, 7 डिजिट तक जाएगा। और 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 7 है तो भी ये कहां तक जाएगा, 7 डिजिट तक। आप क्या समझे, आप ये समझे कि 2 की जो पावर्स है उनमें जो मैक्सिमम है 3 और 7 में मैक्सिमम क्या है, 7, तो मैक्सिमम जो है उतने डिजिट तक जाएगा अगर 2 और 5 है। इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, 7, तो ये कहां जाएगा, 7 डिजिट पे टर्मिनेट होगा। 7 और 0 में मैक्सिमम कौन है, 7, तो कहां जाएगा, 7 डिजिट पे टर्मिनेट होगा। लेकिन मेरे पास लिखा 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 500, अब बताओ कितने डिजिट तक जाएगा, 500। वेरी गुड, कहां तक जाएगा, 500, क्योंकि मैक्सिमम क्या है, 500 है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या होगा, ऑप्शन सी, हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि उसमें लिखा हुआ है जो कंडीशन हम यहाँ पे फॉलो करा रहे थे। ये रख लेता हूँ, ये नोट्स में काम आएंगे, नहीं रैप करता। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेयर मैक्स एम एन इक्वल्स टू 7, मतलब उन दोनों में से 2 की पावर एम या 5 की पावर एन में से दोनों में से कोई एक, मैक्सिमम क्या है, 7 है। क्लियर है ये चीज, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी पे आएगा। क्लियर है ये चीज, जिसको समझ में नहीं आया देखो वो मेरे को कमेंट्स में बताते चलना। ठीक है, वो क्वेश्चन हम अलग करके फिर कर लेंगे। तो मैं क्या चाहता हूं कि आप कोई भी ना छूटे, ठीक है, सबकी तैयारी 1 नंबर हो, 1 नवंबर। तो इसलिए हम 1 नवंबर तैयारी के लिए क्या करेंगे कि हम डाउट पूछें खुले, हम ये नहीं सोचे कि ये, अब देखो ऑफलाइन क्लासेस जो होती है उसमें तो बहुत ही मजेदार चीज हो जाती है क्योंकि वो तुरंत बोल देता है, कोई इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अलग ही बात है यार ऑफलाइन क्लास की। तो अगर आप ऑनलाइन है, कहीं दूर से बैठ के देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप जो है तो ये हिचकिचाएं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कहाँ मैं इतना बड़ा क्वेश्चन लिखूंगी या मैं कहाँ इतना बड़ा क्वेश्चन लिखूंगा, ऐसा नहीं है। आप जो है सीधा उठाएं, या तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, आप बोल दो कि सर है ना पेज नंबर या कुछ यहाँ पे हो मार्किंग नहीं है, हाँ, या कोई मिनट लिख के कि भाई 22 मिनट 17वें सेकंड पे क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने कराया था वो वापस करा दो। मैं उसका शॉर्ट बना के टेलीग्राम पे या लिंक दे के आपको कि भाई टेलीग्राम की लिंक ले लो यहाँ पे पढ़ा, या पीडीएफ की लिंक दे के आपको वो क्वेश्चन बता दूंगा कि केवल पीडीएफ खुलेगा, ऐसी लिंक भी दे सकता हूँ। तो इसलिए आप पूछिए। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझा दिया, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा और अच्छे से समझा दूंगा। क्लियर है, चलो, हाँ ठीक है, समझ गया। तो अपन क्वेश्चंस की अलग एक पीडीएफ बना रहे थे, उसमें से मैंने एक क्वेश्चन उठा के यहाँ रखा था, और उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये हमारा क्लास 1, ये रहा रियल नंबर्स हाई डिफिकल्टी एमसीक्यू, हाई डिफिकल्टी एमसीक्यू। अरे ये तो किस फॉर्म में, अरे दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा होगा, इसका क्वालिटी थोड़ा सा घट रहा है। ठीक है, देखो जितने हो सकते क्वेश्चन अपन इससे करते हैं। ठीक है, नहीं होगा तो क्वेश्चन में इधर लिख दूंगा। अब लिखा हुआ इफ p बाई क्यू इन लोएस्ट फॉर्म एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंड, अरे ये तो बताती है ना पहला, हाँ क्षमा क्षमा, ठीक है, पहला मैंने बता दिया। इसके बाद आता है दूसरा, √8 प्लस √2 इज इरेशनल। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, √8 प्लस √2 इज इरेशनल। अब हमको ये चीजें पता होती कि ये इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल बोला कि रेशनल बोला है, क्योंकि 2√2 प्लस 3√2 इज इरेशनल। ठीक है, ठीक है, अब हमको ये प्रूफ करना है, ये डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो ये इरेशनल है, क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा कि √8 प्लस √2 इज, ऑप्शन 1 रैशनल, ऑप्शन 2 इरेशनल, ठीक है, ऑप्शन 3 कुछ भी लिख दूं मैं, यहाँ कुछ भी लिख दूं, आंसर सही है तो ऊपर निकल गया, यहाँ मैं इवन लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, खीरा लिख दूं, खीरा। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा, तो इसमें एक सही ऑप्शन निकाल, तो आप क्या कर सकते हो, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी हम दो इरेशनल नंबर्स को जोड़ते हैं तो हमको हमेशा जो नंबर मिलता है वो भी क्या होता है,
इरेशनल होता। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बोलो सर √2 और इसको देके मारा √2 के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो क्या आ गया 2 विच इज रेशनल। तो हम मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं कह सकते, डिवीजन में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन प्लस और सब्सट्रैक्शन मतलब प्लस करने में और माइनस करने में हम कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो यहां से देखो हमको पहले तो ये पता चल गया कि ये इरेशनल है, सीधा आंसर। बट हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं कि √8 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस √2। अब रूट के अंदर से चीज़ें बाहर कैसे आती है बच्चों, जब एक जोड़ा बनता है ना, जो चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई होती है वो बाहर आ जाती है। तो 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो मतलब आ जाएगा 2 और √2 प्लस √2। अब जब भी ऐसे एक्सप्रेशन हो बच्चों, अब छोटी छोटी चीज सीखते चलेंगे, ठीक है। जब भी ऐसा एक्सप्रेशन हो तो आप क्या करें कि मल्टीप्लाई, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन हो ना तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, 3√2 होगा कि 2√2 आ जाएगा। जब भी ऐसा प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, आप ये सोचो √2 को मान लो आम, क्या मानोगे आम, तो ये क्या है 2 आम प्लस आम। 2 आम प्लस आम कितना होगा बच्चों, 3 आम। कितने आम, 3 आम। और ये अपने आप में क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि √2 है इसमें, इसको हम हटा नहीं सकते कैसे भी। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना कि एक रेशनल नंबर और इनटू इरेशनल, इरेशनल इज इक्वल्स टू हमेशा इरेशनल आता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है। तो रेशनल में आपने रेशनल को बढ़ाया तो वो जो रेशनल था बेचारा उसको भी क्या कर दिया, इरेशनल कर दिया। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है ना, 2 तरह के लोग होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो जब वो आपस में भिड़ते हैं रेशनल और इरेशनल तो वो क्या बन जाते हैं, इरेशनल। मतलब जो रेशनल रह था बेचारा अच्छा खासा, उसको भी क्या बना दिया, उसका ब्रेन वॉश करके उसको भी इरेशनल बना दिया, ठीक है। तो ये होता है, तो यहाँ पे ये 3 अपने आप में क्या है, रेशनल है और √2 इरेशनल है। इनका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो अगेन ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। अभी शायद प्रूफ करने वाला भी क्वेश्चन मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा, मैं वो कराना चाहता हूँ, ठीक है। ये होगा सेकंड नंबर का। फिर आता है 13 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। अच्छा देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है लेकिन मैं उसको बता देता हूँ आपको क्या कह रहा है। लिखा 13 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 में कितने पॉइंट के बाद डेसिमल टर्मिनेट होगा, कब टर्मिनेट होगा। तो आपको बताया था 3 और 2 में कौन है बड़ा, 3 है। मैक्सिमम क्या है, मैक्स ऑफ 2 एंड 3 है ना, 2 और 3 का मैक्सिमम क्या है सर, 3 मैक्सिमम में ज़्यादा बड़ा है। तो 3 बड़ा है तो कितने पॉइंट के बाद, 3 डिजिट्स के बाद, 3 डेसिमल के बाद या 3 डिजिट्स के बाद क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ये सेम क्वेश्चन अभी हम कर सकते हैं, है ना। हेंस डेसिमल टर्मिनेट्स आफ्टर 3 प्लेसेस, ठीक है। अब आता है x इक्वल्स टू 0.27 है। अच्छा बार वाला क्वेश्चन है, ओके ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो लिखा है 0.27 बार। अब 2 के बाद बार लिखा है और इसको कहता है कि आप p/q के फॉर्म में लिखो, क्योंकि है तो ये रेशनल। तुमने तो बता दिया था सर, तुमने तो मुझे बताया था कि बार वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो रेशनल होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं। तो रिपीटेटिव है, रेशनल है, तो लिख के दिखाओ p/q फॉर्म में। तो क्या करते हैं हम इसको, लेट x इक्वल्स टू 0.27 बार। अब 0.27 बार को मैं लिख सकता हूँ 0.272727 और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। मतलब कि इसका कोई ये कहीं रुकेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो रिपीट कितने बार हो रहा था, ये मैं क्लासिकल फॉर्म बता रहा हूँ, फिर आपको चाहो तो ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। ट्रिक तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक तरीका होता है जो थोड़ा जल्दी हो जाता है कि ऐसा ऐसा कर दो, लेकिन वो उसमें करते ही है, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा है 0.272727 लिखा हमने, अब हमने देखा कि ये 2 था, मतलब हमको 2 पॉइंट जो है डेसिमल के इधर ले जाना है, इस डेसिमल को मुझे यहाँ पहुँचाना है क्योंकि ये 27 था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई, किससे, 100 से। 3 होता बार में, बार जो है 3 नंबर्स के ऊपर होता तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता, 1 के ऊपर बार होता तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता। तो जितने पॉइंट मुझे डेसिमल को खिसकाना है मैं उतने पॉइंट लिए उसके हिसाब से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करो, फेंक के मारो 100 गया, एक्स से चिपक गया, 100 इधर जाएगा तो क्या होगा 27 है ना, पॉइंट इधर होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 27.27, ठीक है। और 27.27 और फिर 2727, अब ये तो इन्फिनिटी तक जा ही रहा था। तो ये जब इन्फिनिटी तक जा रहा था तो उसमें से 27 मैंने एक उठा लिया, तो क्या दिक्कत है, जब इतनी सारी चीज है, पूरा समुंदर है, तो उसमें से एक चुल्लू पानी निकाल लूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। वो फिर वो 27.272727 ऐसा चलता रहे। अब मैं चाहूंगा कि मुझे यहां वापस से एक्स मिल जाए, क्या मिल जाए, एक्स मिल जाए। क्यों, क्योंकि उसी से मजा आएगा, है ना, उसी से मजा आएगा। क्यों से, देखो मैं तुमको बताऊंगा कैसे। 100x तो इस तरफ था लेफ्ट हैंड साइड में, 27 को मैं कह सकता हूँ, देखो x क्या था 0.27 था, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 27 प्लस
27 27 27 27 और ऐसे चलता चला जाएगा। लिख सकता हूँ 27.27 को। कल भी पिछली क्लास में बताया था कि जब भी डेसिमल लिखना होता है तो हम उसको ऐसे फ्रैक्शन के पार्ट में लिख सकते हैं। 27 बार कंप्लीट है, पॉइंट प्लस पॉइंट वाला टर्म हम बाद में लिख सकते हैं। अब इसको देखो 100x इक्वल्स टू 27 प्लस, इसको मैं वापस से बार के फॉर्म में लिख देता हूँ। और ये मैं इसलिए पूरा करा रहा हूं कि अगर आपको ये डिस्क्रिप्टिव में आ जाए तो भी आना चाहिए, क्योंकि टीचर बन रहे हो तो वो पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव रखा है इसलिए कि आपको पता है ये चीज, वो आप ऑब्जेक्टिव में शो कर देते हो कि आपको ये चीज पता है। √2 इरेशनल है, ये सबको पता है, फिर भी वो क्वेश्चन में पूछते हैं ना 10th क्लास में, √2 प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो वो आपको चेक करना चाहते हैं कि आपको उसको लिखना आता है, थ्योरम करना आता है, क्लासिक मैथमेटिक्स आती है आपको कि नहीं आती है, ठीक है, आपको अप्रोच मैथ्स की आती है कि नहीं आती है। तो इसलिए मैं पूरे पूरे क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं चाहता तो इसके लिए, ठीक है, कि जितने डिजिट के बाद होता है, अगर लिखा है, देखो एक वो भी बता देता हूँ, जैसे ये लिखा ना 27 बार 2 डिजिट के बाद है ना, तो आप क्या करो 27 लिखो, अपॉन में 2 डिजिट के बाद है तो आप क्या कर दोगे, इसको 2 बार 9 लिख दो, ठीक है। अगर होता 0.027 और बार सिर्फ इस पे होता, सिर्फ 27 में, तो ऊपर वाला नंबर पूरा 27 बन रहा है, अपॉन में 2 के ऊपर 9 और एक 0 बच रहा है, एक डिजिट ऐसा बच रहा है जिसमें बार नहीं है, तो 990। और अगर ये तीनों पे बार होता तो 999, जितने के ऊपर बार है वो उसकी जगह 9 आएगा, जितने के ऊपर बार नहीं उस पर 0 आएगा। तो ये ट्रिक है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं बता रहा अभी आपको। मैं चाहता हूं आप सीखें, आप कल को बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप ये ट्रिक्स ना बताएं आप, क्योंकि आप वहां पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना 9th में, वो जेई के लिए तो होते नहीं है, वहां पे तो पूरा कॉपी लिखा जाता है, अप्रोच देखी जाती है, प्रोसेस देखी जाती है, फिर आप आंसर चेक करते हो, तो आपको तो ये पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि आप सीखें। अब ये 0.27 बार जो है, देखो 0.27 बार किसकी वैल्यू, एक्स की है, लिखी है कि नहीं, लिखी है कि नहीं। अब इस एक्स को इधर फेंक के मारा तो कितना आ गया, 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 27। 100x माइनस एक्स कितना होता है बच्चों, 99। 99x इक्वल्स टू 27। अब समझ में नहीं आ रहा ये कितना आएगा, x को मान लो आम, 100 आम माइनस आम 99 आम, 99x इक्वल्स टू 27, x इक्वल्स टू 27 अपॉन 99। तो ये नंबर को, ओहो हाँ 27/99 हो गया, ठीक है। ये हमारी किसके आगे, 4th क्वेश्चन का आंसर। ये देखो, ठीक है, ये वाला पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम में डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना। क्लियर ये चीज। अभी मॉड्यूलर कराया नहीं है, मॉड्यूलर अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट, सम ऑफ रेशनल। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। अब बोल रहा है कि, अब क्या बोल रहा है कि एक नंबर रैशनल है और एक नंबर इरेशनल है, तो उसका सम क्या आएगा, अभी बताया, ठीक है। कि जब प्लस कर रहे हो तो प्लस में अगर नंबर लेके देख लिया करो, कभी भी ऐसे आपको आए ना तो एकदम छोटा सा कोई भी एग्जांपल ले लो, क्यूट सा छोटू सा। मैंने ले लिया 2, रेशनल है, इरेशनल √2। अब ये क्या जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे क्या, नहीं जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे। जब नहीं जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्या हो जाएगा, इरेशनल। और यही हमारा सही आंसर होगा, एक नंबर हमारे अंदर। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूं ना कि उनकी अप्रोच रहेगी आपके कॉन्सेप्ट्स को समझना, है ना। जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, देखो जब मैं नेट की प्रिपरेशन कर रहा होता हूँ ना, तो जो क्वेश्चंस होते हैं नेट की, वो नेट के ऐसे नहीं रहते जो आप हमेशा थ्योरी पढ़ाते रहते हैं ना सर लोग, वो क्वेश्चंस थ्योरी से होते नहीं डायरेक्टली। उसमें इम्प्लीकेशन ऐसा होता है कि आपको एकदम बेसिक आना चाहिए, मतलब आपको एकदम नस पकड़ के बैठे हो ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से आप नस पकड़ते हो, इस तरीके से, ठीक है, कि आपको एक एकदम छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी तरीके से पता, और उसमें आपकी स्पीड है, तो फिर आप धीरे धीरे से आप आगे बढ़ते हो और मैथ्स में सब धीरे धीरे समझ में लगता है, मैथ्स ईजी लगने लगती है। क्लियर है। फिर इफ एचसीएफ इक्वल्स टू 12 एंड प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1800, एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ 1800/150। क्वेश्चन में देकर रखा है कि एचसीएफ 12 है, प्रोडक्ट 1800 है, तो एलसीएम निकालो। तो हमको पता है एचसीएफ 12, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है 1800, तो हमको क्या निकालना है भैया, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, इसके लिए थोड़ा हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is equals to LCM into HCF, ठीक है। रख दो, प्रोडक्ट कहाँ दिया है, वो दिया है 1800, एलसीएम नहीं पता है, यही तो निकालना है, पता होता निकालता क्यों, इंटू 12, ठीक है। मजा थोड़ा ना आ रहा है, जबरदस्ती मेहनत कराए जा रहे हो। 1800/12, ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे 6 से, ये 2 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, 2 से ये जाएगा 300, 150 टाइम्स। एलसीएम की वैल्यू आ गई कितनी, 150। क्लियर है। तो ये इस तरीके से गॉड स्पीड एकदम 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 फटाफट उड़ा दो क्वेश्चन। a⁴ 1/2 इंटू a⁴ 1/3 इक्वल्स टू a⁴ 1/6, 5/6।
अच्छा पूछा है कि कितना आएगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मैंने निकलवाए थे चैट जीपीटी से बोल के कि भैया टफ टफ क्वेश्चन निकाल दो, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या क्वेश्चन निकाले, क्योंकि इसका देखो क्वेश्चन आपको ज़्यादा डेटा इसका है नहीं EMRS का, ठीक है। मुझे बैठ के लगता है सेट वेट के क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, तब मजा आएगा सेट के क्वेश्चन करने में, क्योंकि यहाँ तो दम नहीं है। यहाँ कह रहा है कि ए की पावर 1/2 इंटू ए की पावर कहाँ गया 1/2 इंटू ए की पावर 1/3 इंटू ए की पावर 1/3 के आंसर दे रखे हैं, ए की पावर 7/6, ए की पावर 8/6, ए की पावर 1/6 और ए की पावर 5/6। ये 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब इसमें सबको आंसर लाना है। जब पावर मल्टीप्लिकेशन में तो जुड़ जाएंगे, इसका मतलब होता है ए को आधा बार मल्टीप्लाई करना, इसको ए की पावर 1/3 बार मल्टीप्लाई करना, तो इसको हम क्या करते हैं, पावर ऐड कर देते हैं। तो 1/2 प्लस 1/3 कर दो। बच्चे सोचेंगे भाई 1/6 सीधा लगा के आ जाएंगे, नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। एलसीएम लिया 2 और 3 का, 3 आया, फेंक के मारा, 3 1 के पास चिपक गया, 3 जा 1, 3 जा 2 में फेंक के मारा, 1 पे चिपक गया, 2 1 जा 2, 3 2 5 हो गया, तो ए की पावर हो गया 5/6। ये 3 कौन लिख दिया यहाँ, कौन लिख के चला जाता है मेरे बोर्ड में, समझ में नहीं आता मुझे, है ना। क्या था, 3 + 2/6 और ए की पावर 5/6। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस थे, और अब हम कोशिश करेंगे कि हमको क्वेश्चंस, और मैं क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। आप बोलोगे तो इस तरह के तो हज़ारों करोड़ों क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो हम लेके आएंगे तगड़े वाले, ठीक है। अब जैसे ये 10th क्वेश्चन है, देखो ये इसमें बेसिक लग रहा है, कह रहा है कि इफ रूट ए प्लस रूट बी इज रेशनल देन, रैशनल, तो देन इसका मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं कि देन ए एंड बी मस्ट बी परफेक्ट या फिर कंप्लीट स्क्वायर भी बोलते हैं इनको, है ना, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब तब तो ये रेशनल होंगे, क्योंकि अगर ये 4 है, रूट 4 है और ये रूट 9 लिखा, तो रूट 4 बाहर आके बन जाएगा 2, रूट 9 बाहर आके बन जाएगा 3, तो 2 + 3 5, आंसर रेशनल नंबर। लेकिन अगर हमारे पास इनमें से कोई भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो फिर ये रेशनल नहीं होगा, फिर ये क्या होगा, इररेशनल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज। चलो अब कल एक काम करता हूं, कल जो है सिर्फ क्वेश्चंस, ठीक है, 1 घंटे की पूरी क्लास और सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे, और मैं क्वेश्चंस और अच्छे ढूंढ के ले आऊंगा। ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हो गए। कल मैं प्रूव दैट, है ना, पहले तो बेसिक थ्योरम के प्रूफ्स, मतलब प्रूव दैट रूट 2 इज इररेशनल, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, और कुछ सेट के क्वेश्चंस रहेंगे जो डिफिकल्टी लेवल उनका थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, बट आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप ये मत करना कि अरे सर डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा क्यों कर रहे हो, नहीं, अगर वो बन रहा है तो मतलब आप नीचे के क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। वो क्वेश्चन एक तरीके से टेस्ट होते हैं क्या, कि आपके पास उस क्वेश्चन को करने के लिए जितने टूल्स लग रहे हैं, क्या वो सारे टूल्स आपको आते हैं, और अगर नहीं तो आप सीखें। और जब आप वो सारे टूल्स सीख जाएंगे, मैंने क्या बताया, मैथ्स को इजी बनाने के लिए, आपके लिए मैथ्स इजी बने, इसके लिए है कि आपके पास जो टूल्स का भंडार है ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर जो टूल्स हैं, जो आइडेंटिटीज है, जो फॉर्मूले हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हों, ठीक है। तो रटना नहीं है, आपको बस लेके बैठना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने बच्चों को, जब मैं 12th और जेई की क्लासेस भी लेता हूँ, कि देखो बच्चों, आप क्लास में कभी भी फॉर्मूले को रटो मत, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। आप बस एक क्वेश्चन को एक फॉर्मूले के ऊपर 20 क्वेश्चन कर दो, खुद ही याद हो जाता है। मुझे कभी भी sin 30 की वैल्यू 1/2 याद ही नहीं हुई, कभी नहीं याद हुई जब मैं स्टूडेंट था। मुझे कब याद हुई, जब मैं पढ़ाने लगा और मैं देखा कि इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं यार, इतनी जगह दिन में मेरे को sin 30 यूज करना पड़ता, अपने आप याद है 1/2, रिवाइज होता रहता है। तो तब याद नहीं था, अब हो रहा है। तो इस तरीके से आप मत करो, आप फॉर्मूला जो है ना, आपको मैथ्स की अप्रोच बहुत ज़्यादा सही होनी चाहिए, ठीक है। मैथ्स बहुत ईजी सब्जेक्ट बन जाता है अगर अप्रोच सही है, और नहीं है सही तो फिर वही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट देता है आपको और बहुत ज़्यादा परेशानी देता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कल क्वेश्चंस करेंगे, उसमें 1 2 3 सेट के भी क्वेश्चन रहेंगे, तो इसलिए गुस्सा मत होना कि अरे सर आप तो एकदम सेट लेवल के लिए आ रहे हो, प्रोफेसर लेवल के लिए आ रहे हो, ऐसा नहीं। उसके लिए हम वो एक तरीके का टेस्ट होगा। टेस्ट किस चीज़ का होगा, हमारी कैपेबिलिटी का, कि क्या हमको वो सारे टूल्स आते हैं या नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो सीखें। अगर वो सारे टूल्स इकट्ठे हैं हमारे ब्रेन में, तो जब क्वेश्चन आएगा, पेपर आएगा, तो हम उन टूल्स का यूज कर लेंगे और क्वेश्चन लगा देंगे, कहाँ पे कैसे करना, इतने से क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कल हम सिर्फ क्वेश्चन से क्वेश्चन करेंगे, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए, लिट मैथ लैब से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।